नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के ऊपर पिछले 2-3 दिनों में जिस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी जो क्षमता है उनके अंदर, उसके द्वारा जो उनके पेजर में और उनके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में विस्फोट किए हैं, पूरी दुनिया भौचक्की रह गई है। ये हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं लेबनान के, वे पहली बार इतने डरे सहमे दिख रहे हैं। वे इससे पहले इजराइल की मिसाइलों से, वे इजराइल की एयरफोर्स से नहीं डरते थे, वे आर्मी से नहीं डरते थे, वे लगातार लड़ रहे थे, वे इजराइल के अनेक क्षेत्रों में मिसाइलों से हमला कर रहे थे। मगर इजराइल ने अपने ताकत का एक छोटा सा जब उदाहरण पेश किया तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। खासकर ये आतंकवादी और जो मुस्लिम देश जो इजराइल से लगातार लड़ रहे हैं। जो आप जानते हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 1 साल से इजराइल से लड़ रहा है। यमन के हुती भी इसमें लड़ रहे हैं उनके साथ। ईरान की जो सरकारी सेना है वो समर्थन दे रही है, टर्की इनको समर्थन दे रहा है। मुस्लिम देशों से घिरा हुआ इजराइल, 1 करोड़ की आबादी वाला इजराइल किस प्रकार से 1 साल से सामना कर रहा है, यह हमारे देश के युवा शक्ति को और खासकर जो अग्निवीर बन रहे हैं उन युवाओं को और जो टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं उन युवाओं को विचार करना चाहिए। हमारे देश में आज युवा गुटखा खाने, थूकने, शराब की दुकानों पर लाइन में लगा दिखाई देता है। यह एक चिंता का कारण है। जबकि वहां इजराइल में 1 करोड़ की आबादी वाला मात्र देश, जहां पर उनकी महिलाएं, बच्चियां स्वचालित हथियार लेकर घुमा करती हैं राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, यहां का युवा इतना ज्यादा भटक गया है कि वो रास्ते पर, चौराहों पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो परिवहन के साधन में, उनमें मां बहन की गालियां दे रहा है। वह ये भी नहीं देखता कि उनके आस पड़ोस में महिलाएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं। हमारे देश के चरित्र का पतन देखिए किस प्रकार से किया गया है वामपंथियों, इतिहासकारों के द्वारा, और आज देश किस अवस्था में है। बहुत चिंता का विषय है साथियों। आगे बढ़ते हैं। जो 1 साल पहले 7/10/2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास ने इजराइल के ऊपर जो थल, नभ और जल में जाकर तीनों जगह से आक्रमण किया, बॉर्डर तोड़कर बड़ी भारी मात्रा में घुस गए और मिसाइलों से जो हमला किया इजराइल के ऊपर, वह तो इजराइल की टेक्नोलॉजी का धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी एयर डिफेंस आयरन डोम ने उनमें से 95% मिसाइलों को रोक दिया। वे समुद्र मार्ग से घुस गए हमास के आतंकी और उनकी महिलाओं, बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य सभी ने देखे, हत्याएं देखी, और वे लूटपाट और इजराइल को इस तरह से हानि पहुंचा गए, उनका ऐसा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर गए जैसे इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आपने देखा होगा उस समय दुनिया के मुस्लिम देशों ने हमास आतंकियों के इस कृत्य पर चुप्पी साध ली थी, मौन साध लिया था। यह दुनिया का सेक्युलरिज्म है। आपने भारत के अनेक राजनेताओं को और जो मानवाधिकार के चैंपियन बनते हैं, सेक्युलरिज्म के चैंपियन बनते हैं, उनको भी इस घटनाओं पर चुप्पी साधते हुए देखा होगा। बाद में जब इजराइल ने इनकी जमकर जुतियाई की तो ये फिलिस्तीन दूतावास पहुंच गए उनके समर्थन में। आप विचार करिए, भारत की राजनीति, भारत के ये राजनेता ये कितनी गंदी मानसिकता लेकर घूमते हैं, इन पर विश्वास तक नहीं किया जा सकता है। ये युवा शक्ति को सोचना होगा कि दोहरे मानदंड वाले नेता, इनके चरित्र और इनकी सोच कितनी खतरनाक है इस देश के प्रति। तो साथियों, इजराइल ने दुनिया के सामने एक नया उदाहरण पेश कर दिया है। यह लड़ाई, आपने कभी स्टार वार के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा थोड़े समय पहले भारत ने भी अपने एक मिसाइल से जो
अंतरिक्ष है उसमें एक सैटेलाइट को मार गिराया था। अपना जो मिसाइल का, अपनी जो आंतरिक क्षमता है उसका एक परिचय दिया था। भारत भी दुनिया में अब किसी से पीछे नहीं है, यह बात अब किसी से छुपी भी नहीं है। भारत को जिस प्रकार से इजराइल को 57 देश, मुस्लिम देशों ने घेर रखा है और वे उसको हमेशा नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं, भारत की स्थिति भी बहुत चिंताजनक है। साथियों, हमारी पाकिस्तान के साथ समुद्र और जमीन के बॉर्डर लगे हुए हैं, जहां से निरंतर आतंकवादी आते हैं, ड्रग्स आती है, हथियार आते हैं और इसे विदेशी शक्तियों के साथ, डीप स्टेट्स के साथ मिलकर एक काम लंबे समय से किया जा रहा है। यहां तक कहेंगे आजादी के बाद से किया जा रहा है और पिछली जो सरकारें थी उन्होंने इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की, यह भी कहा जा सकता है। इसी कारण यह आज इतने बड़े स्तर पर जा पहुंचा है। हमारे जो बांग्लादेश के साथ समुद्र और जमीन की बॉर्डर्स हैं बहुत लंबे हैं साथियों, वे भी एक चिंता का कारण है। अब डीप स्टेट्स ने वहां पर कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार का जो वहां स्थापना कर दी है, अमेरिका के CIA के सहायता से, सपोर्ट से, उसमें हमारे देश के राजनेताओं, परिवारवादियों, भ्रष्टाचारियों और जो वहां से चंदा लेते हैं, जो वहां पर जाके अपने जो उन्होंने अपने शासन में जो इस देश से धन लूटा है, वहां पर जो उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, 5 स्टार व्यवस्थाएं बना रखी हैं, अय्याशी के साधन बना रखे हैं, अपने लोग जो पाल रखे हैं, उनके साथ मिलकर वे क्या नहीं कर रहे हैं इस वक्त। आप इन सब चीजों पर नजदीकी नजर रखें। युवा साथियों से निवेदन है, पढ़ने वाले बच्चों से निवेदन है, उनके भविष्य की चिंता है, उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए साथियों। यह राष्ट्र बहुत ताकतवर राष्ट्र है, बस यही है कि जो सच बोलते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वे इकट्ठे नहीं होते, वे एकजुट नहीं होते और इन निकम्मों के खिलाफ वे प्रदर्शन नहीं करते। साथियों, हमें अब राष्ट्र के प्रति चिंता व्यक्त करनी चाहिए, हमारी युवा शक्ति के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें चीन जैसे जो हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं चीन के साथ, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनना है और हमें अपने देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़, उसको बचाना है, देश को आगे ले जाना है। हमें नई टेक्नोलॉजियों को अपनाना है, हमें निर्यात पर कम, हमें निर्यात को बढ़ाना है, आयात को कम करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में नए नए अध्याय लिखने हैं। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी कुछ दिनों से इस देश में जातिवाद की दीवारें कितनी मजबूत करने में लगे हुए हैं और वे विदेशों में जाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाइना का वे तारीफ कर रहे हैं। वे भारत के जो पिछले 10 सालों में जो क्रांति आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, भारत ने जो नए नए इतिहास बनाए हैं, जो भारत ने हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की की है, ढांचागत विकास में तरक्की की है, सैन्य हथियारों में तरक्की की है, भारतीय रेलों में जो तरक्की की है, एयरपोर्ट्स में जो तरक्की की है, एयरलाइंस में जो तरक्की की है, बॉर्डर्स को सुरक्षित बनाने में जो तरक्की की है, उसका ये माहौल उन विदेशी जो एजेंट्स हैं इनके जो इनकी जब सत्ता नहीं होती तब जो विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं टूल किट के लिए, उनके साथ मिलकर इस देश को कमजोर करने की, षड्यंत्र रचने की साजिशें कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता भारत में जो 55 साल ऐसे लोगों के हाथ में रही जिसने देश की नहीं परिवार की सोची, जिसने देश को मजबूत करने के नहीं, उन्होंने अपने दलालों को, अपने एजेंट्सों को और अपने साहित्यकारों को, अपने ऐसे लोगों को मजबूत करने का सोचा, उनको पुरस्कार दिए ताकि व्यक्ति तो मजबूत हो जाए मगर राष्ट्र कमजोर हो जाए, राष्ट्र टूट जाए। यही इनकी सोच है, शुरू से सोच है। अगर आप एक एक चीज का इनके विश्लेषण करेंगे तो उनमें सब में यही पाया जाएगा। 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या हो गई थी, सारे बॉर्डर्स कमजोर हो गए थे, आतंकवादी घटनाएं आपको याद होंगी, आर्थिक रूप से हमारे बैंक और हमारी जो वित्तीय संस्थाएं कमजोर हो गई थी, दुनिया में हमारी साख कमजोर पड़ गई थी। यहां तक कहना चाहिए हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ गए थे जिसकी अर्थव्यवस्था टूटी फूटी, फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था कहते हैं,
वह होने वाली थी। क्रेडिट एजेंसियां अपनी लगातार रेटिंग घटा रही थी। किनके समय में? इन्हीं परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के समय में। और बेशर्म भी नहीं करते हैं, वे बेशर्म हैं, वे लगातार झूठ बोलते हैं, वे आपको बांटने की कोशिश करते हैं, आपके बीच में वे जाति की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं अपने सत्ता के लिए। आप देखिए, आप इजराइल के राष्ट्रवाद से सीखिए। वहां जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इतनी छोटी सी संख्या होने के बावजूद भी वे स्वचालित हथियार लेकर सड़क पर दिखाई देती हैं। हमें भी अपने राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे गद्दारों से, ऐसे झूठ बोलने वाले से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से, ऐसे देश को तोड़ने वालों से सजग होना पड़ेगा। साथियों, हमारा देश एक ओर तरक्की कर रहा है तो दूसरी ओर संकटों से भी निकल रहा है। इस समय हमारे देश में जो दंगे करने की एक षड्यंत्रकारी नीति चल रही है, बहुसंख्यकों के त्योहारों पर पत्थरबाजी एक आम घटनाएं बन गई हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाना एक पक्षीय निर्णय सा दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय जिनके ऊपर आज जनता लगातार सोशल मीडिया पर चिंता कर रही है, वो कह रही है कि इनका झुकाव केवल अल्पसंख्यकों के लिए क्यों है? यह देश में बहुसंख्यकों की गलती क्या है जो अपने देश में वे बहुसंख्यक हैं? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे देती है, जिस तरह से बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों, मुख्यमंत्रियों को जमानत दे देती है, साथ में कमेंट्री करती है, बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इससे जो ईमानदार हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वे कमजोर होते हैं, वे असहाय होते हैं। राष्ट्र एक ऐसी भावना पैदा होती है जिसमें जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहता है वो नहीं चल सकता है। भ्रष्टाचारी लोग अनेकों तरह से इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने पंजाब में देखा होगा किस तरह से ड्रग्स और हथियारों का आ रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रोन्स के द्वारा आ रहे हैं। और आज जो पंजाब में हालत है वह किसी से छुपी नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री को वहां घेर लिया जाता है, बड़ी मुश्किल से वहां से वो छूट कर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के क्या है उसके ऊपर कमेंट्री है अभी तक किसी को नहीं मालूम पड़ा, मगर मणिपुर की कमेंट्री सबको मालूम पड़ जाती है। तीस्ता सीतलवाड़ के लिए तो शाम को जाके अदालत खुल जाती है। आप विचार तो करिए, आतंकवादियों के लिए अदालतें खुल जाती हैं। वे 2-3 वकील जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है घेरे हुए हैं, पूरे देश की 140 करोड़ जनता के नुमाइंदे बने हुए हैं, जो बहुसंख्यकों के लिए लगातार हानिकारक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वे 10 बजे अगर केस फाइल कर दें तो 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है। यह भारत की जनता की हार है, लोकतंत्र की हार है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की ये हत्या है। ये कमजोर और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनके हित में, बहुसंख्यकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कब इस प्रकार की सुनवाई करेगा, यह एक देखने का विषय है। भारत की राष्ट्रपति से, माननीय हमारी राष्ट्रपति से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की देश में अगर किसी प्रकार की विदेशी इशारों पर साजिश हो रही है, वामपंथियों के द्वारा लगातार साजिशें की जा रही हैं, उनके द्वारा अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करें। धन्यवाद। साथियों, भारत बहुत विकट समस्या से निकल रहा है। डीप स्टेट इस वक्त बहुत खतरनाक चालें चल रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ है और हिंदुओं के साथ जो हुआ है, उसके बाद इनकी जो चुप्पी है वही भी एक ऐतिहासिक चुप्पी कहलाएगी। जो मानव अधिकार के चैंपियन कहलाते थे, यूरोप, अमेरिका, कनाडा देशों में बैठे हुए, वे बिल्कुल चुप रहे और हिंदुओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या होता रहा, यह हम अपने पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। साथियों, केरल में हम लोगों ने इसको भुगता है, जम्मू कश्मीर में हमने इसको भुगता है, और अब कुछ ऐसे जगह बन गई हैं जिन पर हिंदुओं को अपने धार्मिक वार्षिक आयोजन करना मुश्किल हो रहा है। साथियों, यह एक चिंता का कारण है। बिना एकजुटता के, बिना अपने अधिकार जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको देश को आगे ले जाना है, अपने संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपनी सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं उनके बीच में जो हो रहे विवादों को बचाना है, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा।
कोई भी लोकतंत्र की संस्था अपने आप को सर्वोच्च नहीं कह सकती, वो अतिक्रमण नहीं कर सकती। वो जो 140 करोड़ लोग हैं जिसको जनता ने चुना है सरकार को, वो ताकतवर है। जनता जो चाहेगी वो उनसे बिल बनवाएगी। जनता जिस प्रकार से चाहेगी बहुसंख्यक, वो अपने हित में बिल बनवाएगी। और सुप्रीम कोर्ट केवल इतना कर सकता है कि उन बिलों में क्या है उनके ऊपर विश्लेषण करके अपने निर्णय दे सकता है। उनसे बाहर जाकर कमेंट्री करके भ्रष्टाचारियों को बचाने का, आतंकवादियों के लिए अदालत खोलने का, यह जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जनता यह महसूस कर रही है कि उनकी जो सर्वोच्च संस्था है जिसकी वो इतनी इज्जत करते हैं, उसकी आंख पर अब जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलने का समय आ गया है। साथियों, हमें इजराइल से सीखना होगा। हमें इजराइल को हमने 2014 के बाद जो अपना मित्र बनाया है, वह एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। इससे पहले आपको याद होगा, कांग्रेस ने फिलिस्तीन के जो आतंकवादी था, 105 देशों ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा था, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उसको 1 करोड़ रुपए इनाम में दिया और अंतरराष्ट्रीय नेहरू शांति पुरस्कार दिया उस आतंकवादी को। ये इनका सेक्युलरिज्म है, इंदिरा गांधी का सेक्युलरिज्म है, जिसने आपातकाल लगाकर भारत में के संविधान में सेक्युलरिज्म घुसा दिया था। इसको कहते हैं संविधान की हत्या। राजीव गांधी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने इसी यासिर अराफात को, आतंकी यासिर अराफात को, अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 25 लाख रुपए नगद, 200 ग्राम सोना और साथ में 746 जो सबसे बड़ा हमारा विमान था पूरी दुनिया घूमने के लिए, यह दे दिया था। आप देखिए, इसी यासिर अराफात की मक्कारी, इसी कट्टरवादी मुसलमान जो इस्लामिक राष्ट्र का ये आतंकी था, इसकी मक्कारी, इसने ओआईसी की मीटिंग में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। ये इंदिरा और राजीव की सोच थी इस देश को नुकसान करने की। आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए राहुल गांधी का असली चेहरा क्या है। इन सब घटनाओं से क्या आप पहचान नहीं सकते? वो क्या चाहता है? हमारे हिंडनबर्ग जैसे लोगों के साथ मिलकर हमारी कंपनियों को डुबाना चाहता है, हमारी एलआईसी को बदनाम करता है, अदानी अंबानी को गाली देता है, जो इसके बाप दादाओं के समय से इस देश में व्यवसाय कर रहे हैं। ये विदेशी कंपनियों के लिए तो कभी नहीं बोलता। साथियों, हमें अपनी युवा शक्ति से निवेदन है, जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो एमएनआईटी में पढ़ रहे हैं, जो बीटेक एमटेक कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, वे इजराइल की इस नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें। और जो देश पूरे विश्व में इस वक्त युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल तो अनेक देशों से लड़ रहा है, अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध, और ये समुद्री डाकू जो युद्ध कर रहे हैं, यह आगे आने वाले समय में युद्ध टेक्नोलॉजी के लिए भारत के जो हथियार टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें जो इस्तेमाल होंगी टेक्नोलॉजियां, ये महत्वपूर्ण बन जाएंगी। इसमें साइबर क्राइम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी सस्ते से सस्ते होने चाहिए, जिससे लंबे से लंबे युद्ध लड़े जा सकें। आज दुनिया के जो कूटनीति है, डीप स्टेट्स ताकतें हैं, आपको युद्ध में फंसाना चाहती हैं। आपको लंबे समय तक युद्ध लड़ने की ताकत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ताकि आप बच सकें। बाकी आप देख सकते हैं, रसिया महाशक्ति था, उसको लंबे समय युद्ध में फंसाकर उसकी क्या हालत कर दी, आर्थिक रूप से और सैन्य शक्ति के रूप में। इसी प्रकार से इजराइल को ये करना चाहते हैं। इसी प्रकार से भारत के ऊपर भी इनकी नजर है। मगर इस देश में अगर ये प्रधानमंत्री नहीं बैठा होता, जो लाल किले पर खड़ा होकर भी चिल्लाकर कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर उसकी जगह मनमोहन सिंह होते, और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक इस देश की रिमोट कंट्रोल से वे चले थे, नाचे थे, डांस किया था और देश की संस्थाओं को बर्बाद कर दिया था, होते तो यह देश बहुत कुचक्र में फंस गया होता। यह कहने में जरा भी डर नहीं, शंका नहीं, भय नहीं। साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप जो घटनाएं घट रही हैं दुनिया में, युद्ध हो रहे हैं, जो यूरोप में दंगे हो रहे हैं, जो यूरोप अपनी शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान और पर्यटन के लिए जाना जाता था, आज वो दंगों के लिए जाने जा रहे हैं। चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, अनेक देश, और
अमेरिका की भी हालात अच्छी नहीं है। कनाडा में आप देख रहे हैं, वे खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना अब्बू बनाए हुए हैं। इनकी इन राष्ट्र के रूप में इनकी एक सोच, ये आतंकवादियों को अपना पितामह बनाए हुए हैं। वे भारत के पंजाब राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, आप देखिए। और वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे उनको मदद करते हैं, अनेक रूप से मदद करते हैं, विचारों से मदद करते हैं। वहां पर जो पंजाब में ड्रग्स, हथियारों का जो हाल है, जो वहां की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है, वे अपने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप लोगों को जागना है, आप लोगों को देश हित में उठना है, एकजुट होना है। युवा शक्ति से निवेदन है, आपका देश है, आप इन रोड छाप, गुटखा छाप लोगों के संगत में मत पड़िए, जो थूक कर राष्ट्र की संपत्तियों को बर्बाद करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, पब्लिक प्लेस पर गालियां दे रहे हैं, मां बहनों के सामने गालियां दे रहे हैं। इनके परिवारों के आचरण आप समझ सकते हैं। आप एक राष्ट्र के रूप में जाग जाइए, आगे आने वाला समय बहुत कठिन है। धन्यवाद साथियों।